हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन की सीरीज में। अभी तक मैंने 16 शिफ्ट का डिस्कशन आपके साथ किया है। आप उसका जो कंबाइंड लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहां से जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उनको आप देख पाओगे। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, यहाँ पर जाकर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों ही चीज़ों की डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे 6 दिसंबर शिफ्ट 1 के जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपके केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान से, केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है वॉशिंग सोडा का। पता नहीं कितनी बार एसएससी आपसे सवाल को बार बार पूछ चुका है। इसको हम कहते हैं आपका सोडियम कार्बोनेट। इसको हम सोडियम कार्बोनेट का इनऑर्गेनिक हाइड्रेट रूप में भी बोलते हैं। तो Na2CO3 10H2O के कॉम्पोजिशंस के साथ आपका क्रिएट होता है वॉशिंग सोडा। और भी कई सारे आपको बार बार ही पूछते रहते हैं। मैंने पिछली शिफ्ट्स के अंदर भी कई सारे आपके ऐसे रेगुलर यूज्ड कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला डिस्कस किया है। आगे भी मैं डिस्कस करता रहूंगा। फिलहाल आज के बाद अगर वॉशिंग सोडा का आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है। अलग अलग प्रकार की आपको कार्बोनेट जो सोडियम के कार्बोनेट होते हैं उनका प्रोडक्शन नजर आता है। ब्राइन प्योरिफिकेशन के अंदर आपको प्रोसीजर्स के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। तो ये याद रखिएगा। अगर कल को ये पूछ लिया जाए कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्या होता है तो इसको देखो एज अ क्लीनिंग एजेंट के रूप में तो ऑब्वियसली हम करते ही करते हैं। इसको हम पेपर जो आपका इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर आपका कागज उद्योग होता है या फिर आपका टेक्सटाइल वाला सेक्शन होता है वहां पर ये चीजों का यूज रेगुलरली होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। तो देखो ये इकोनॉमिक्स से इन्होंने आपका उठा लिया, नेशनल इनकम वाला टॉपिक उठाया है। नॉट अ फीचर पूछ रहे हैं यानी कि 3 ऑप्शन फीचर होंगे आपके नेशनल इनकम का, लेकिन आपका एक नहीं होगा। अब ये आपसे पहला ऑप्शन पूछ रहे हैं कि जो नेशनल इनकम होती है क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है? बिल्कुल होता है। भाई मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपका एक होलिस्टिकल लेवल के अंदर बात करते हैं ना। और नेशनल लेवल पर बात करना, नेशनल इनकम की बात करना, तो वो आपकी एक मैक्रो अप्रोच ही होगी ना। तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, उसके बाद क्या ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, ये आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट भी नजर आता है, जिसे हम एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिएगा कि फ्लो फॉर्म में नजर पाते हैं। रेगुलरली सैंक्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब हर एरिया के अंदर एक जो कंट्रीब्यूशन रहा है आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, उन सभी चीजों का आपका यहाँ पर इन्वॉल्व नजर आता है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट ये आपका है। अगला है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ, हम फिजिकल ईयर की एक साइकिल का कंट्रीब्यूशन काउंट करते हैं आपकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये शुरुआत के जो तीनों ऑप्शन थे ना, ये तीनों के तीनों आपके नेशनल इनकम के एक इंपॉर्टेंट विशेषता में हम काउंट कर रहे थे। इट इज इंक्लूडेड ओनली इन द इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं क्या ये उनके अंदर शामिल होते हैं? जी नहीं, यहाँ पर हम फाइनल गुड्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं, ना कि आपके इंटरमीडिएट गुड्स का। याद रखोगे? चलिए आगे आइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रतिशत प्रति 100 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां नजर आती हैं? 2011 का सेंसस आपको आपके इसी वाईटी के ऊपर 2011 के सेंसस के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने डाला हुआ है, देख सकते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशो का डिस्कशन हो रहा है जिसमें कि प्रति 100 मेल्स आपको नंबर ऑफ फीमेल्स बताने हैं। तो 1919 आपको इसमें याद रखना है। चाइल्ड सेक्स रेशो की मैंने यहाँ पर बात करी है। चाइल्ड सेक्स रेशो यानी कि जहां पर आप 0 से 6 वाले एज के बच्चों को काउंट करा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक मतलब वैरायटी ऑफ कॉजेज की वजह से हमारे देश का जो चाइल्ड सेक्स रेशो था वो डिक्लाइन करता हुआ हमें 2011 तक रेगुलरली नजर आया है। बाकी आपको इसके ऊपर और चर्चाएं करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से किससे सम्मानित किया गया था? हम जब आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं ना, जैसे कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो कि हमारे देश के क्लासिकल डांसेस हैं, इसके अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति,
अब इनसे रिलेटेड पूछ लेंगे कि इनको कौन-कौन से अवार्ड दिए गए और किस साल में कौन-सा अवार्ड दिया गया। तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2016 के अंदर। तो ऐसी जो भी इम्पोर्टेंट आपको पर्सनैलिटीज़ आपके क्लासिकल डांसेज़ या फिर आर्ट एंड कल्चर के किसी एरिया से भी नज़र आती हैं, तो एक बार देख लिया करिए कि इन्होंने पहले क्या-क्या हासिल किया है। पद्म विभूषण इनको 2016 के अंदर दिया गया, 2000 के अंदर 2011 के अंदर इनको 2001 के अंदर पद्म भूषण दिया गया था। इसके पहले इनको पद्मश्री दिया गया था 1968 के अंदर। तो ये चीज़ें बनती रहती हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? देखो बहुत ही कॉमन सा है, आपने देखा होगा सीटाडल पाए जाते थे जिन्हें गढ़ कहा जाता था। ठीक है, तो कई सारी ऐसी साइट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं जिसके अंदर हमें कुछ डिस्टिंक्ट पोर्शंस नजर आते हैं। कुछ एरिया ऐसे हुआ करते थे जो कि वेस्टर्न साइड की तरफ हुआ करते थे और वो क्या होते थे, थोड़े से टॉल हुआ करते थे। और कुछ एरियाज में आपको स्मॉल एरिया नजर आते थे। कुछ ऐसे आपके पोर्शंस हुआ करते थे जहां पर आपके स्मॉलर वाले पोर्शंस को या फिर इस प्रकार का जो आपका सेक्शन होता था, जो आपका हायर एंड पर नजर आता था, उसको सीटाडल कह दिया जाता था। सुना होगा आपने मल्टीपल जगहों के अंदर। ठीक है, ये जैसे कि हम मोहनजोदारो वाला एक एरिया है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर नजर आते थे, सीटाडल इनको कहा जाता था। नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को किसके एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? अलग अलग जगह पर कोई व्यक्ति रिटायर होकर किसी दूसरी जगह पर अगर अपॉइंट होते हुए नजर आते हैं आपके करंट अफेयर की न्यूज में, तो हमें वो चीज़ें देखनी होती हैं। आपके इस वाईटी पर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस या फिर रिटायरमेंट से रिलेटेड रेगुलर मंथ वाइज वीडियो मैंने अपलोड की हैं, ज़रूर देखिएगा। नवंबर 2022, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का नाम क्या है? राज शुक्ला। मेंबर बनाया गया इनको यूपीएससी का, यानी कि उत्तर बोल रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यार ये चीज़ आपको याद रखनी है, यूपीएससी के मेंबर्स को लेकर रेगुलरली सवाल बन जाता है। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल है, जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि देश भर में हर संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में कम से कम कितने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटेड बाउंड्रीज की। इको सेंसिटिव जोन को जो कि निर्धारित करेगा कितनी डिस्टेंस के अंदर से ये आपका स्टार्ट करा जाएगा, तो प्रति 1 किलोमीटर डिस्टेंस से स्टार्ट कर दी जाएगी आपकी डेमोक्रेटेड बाउंड्रीज, यानी कि जहां पर आपको इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रकार की नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी डायरेक्शन आता है ना, तो एक बार देख लिया करो, उस डायरेक्शन से बनने वाले कोई कोई फैक्ट्स देख लिया करो। करंट अफेयर के अंदर ये वाला जिक्र मैं करता रहता हूँ, तो ये याद रखना है, ये 1 किलोमीटर का स्टार्टिंग यहाँ पर डेमोक्रेटेड बाउंड्रीज का नजर आता है। अगला सवाल है, अपघटन दर का क्या होती है जब डेट्रिस लिग्नन और चिटिन से संबंध होता है? मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, व्हाट हैपन्स टू द डीकम्पोजिशन रेट, यानी कि आपकी अपघटन दर से साथ क्या होता है व्हेन डेट्रिटस आपका रिच होता है, किस में? लिग्निन और चिटिन। तो ये आपका बायोलॉजी वाले सेक्शन से आपका सवाल बन गया। तो हम करते क्या है ना, जब आपके ऐसे वेरिएबल्स की बात करते हैं तो कई सारे केमिकल्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि पीएच वैल्यू का इन्वॉल्व हमें देखना होता है, हमें टेम्परेचर देखना होता है, हमें मॉइस्चर देखना होता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रेट के ऊपर ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको लिग्निन और चिटिन की रिचनेस नजर आ रही है तो आपको वो स्लोअर नजर आता है, यानी कि अपघटन दर धीमी नजर आती है। मतलब हम यहाँ पर ब्रेक डाउन की बात करते हैं। ब्रेक डाउन मतलब किसका ब्रेक डाउन? डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, यानी कि आपका मृत कार्बनिक जो पदार्थ होता है उसके ब्रेकडाउन को लेकर कई सारे फंडामेंटल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी उपस्थिति की रिचनेस या फिर अनुपस्थिति डिकम्पोजिशन रेट के ऊपर प्रभाव डालती है। तो अगर लिग्निन और चिटिन आपको ज्यादा नजर आएगा आपके डेट्रियस के अंदर, तो वहां पर डिकम्पोजिशन रेट आपको स्लोअर नजर आएगा। अगला है, रानी कर्ण नायक को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि कौन से इन चार विकल्प में दिए गए क्लासिकल डांसेस की नृतिका थी? अभी मैंने पीछे एक सवाल बताया था, एक और का नाम मैंने यहाँ पर आपको दिया, रानी कर्णा नायक। पद्मश्री दिया गया था 2014 के अंदर। डांस कौन सा है जिससे ये संबंधित है? तो ये है आपका कथक। ठीक है,
याद रखिएगा, ऐसे सवाल रेगुलरली बनते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। इनको यहाँ पर आपका कथक से संबंधित आपको याद रखना है। अगला सवाल है, खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या दर्शाता है? जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड दिया जाता है तो इस खेल के अंदर ये क्या चीज को शो करता है कि वो आपका डिस्क्वालीफाई हो गया है, उसकी अयोग्यता को शो करता है। याद रखोगे? अब देखो, ऐसे ऐसे जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं, उन स्पोर्ट्स के अंदर मल्टीपल टर्म्स यानी कि जो शब्द यूज होते हैं उनको लेकर एसएससी आपसे सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर हमने बैडमिंटन के अंदर ब्लैक कार्ड देने को पूछा कि भाई ये क्या दर्शाता है, तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन को दर्शाता है। अगला है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नीति आयोग्स न्यू वाइस चेयरमैन इन मई 2022। अगेन करंट अफेयर से सवाल है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारे इस वाईटी के ऊपर आपको रेगुलर मंथ वाइज वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। नीति आयोग के मई 2022 के अंदर नए वाइसमैन चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया सुमन बैरी को। तो याद रखिएगा, पहले आपको पता है प्लानिंग कमीशन था, 65 साल तक आपका प्लानिंग कमीशन काम किया, नीति आयोग आ गया। अगर मैं नीति आयोग के चेयरमैन के बारे में आपसे पूछ लूँ तो सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी होते हैं। तो ये जो जो चीज़ें हैं ये आपसे रेगुलरली पूछी जाती हैं। जनवरी 1 2015 से आपका नीति आयोग काम कर रहा है, एक्टिव है, अलग अलग एरियाज में इन्वॉल्व रहता है, जहाँ पर प्रो एक्टिविटी एंटिसिपेशन करना सिटीजन्स को नीड्स को लेकर, और इस प्रकार के आपको अलग अलग उद्देश्य नजर आते हैं इनके। अगला है, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसने हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों या धुनों की रचना की थी? नाम से ही पता चल रहा होगा, तानसेन। इसे तो बच्चा बच्चा मेरे ख्याल से आंसर कर देता कि इन चार विकल्प में से एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये माना जाता है कि उन्होंने कई सारे राग या फिर मेलोडीज की हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर डिवाइजेशन करी थी, यानी कि उनकी रचना की थी। तानसेन जी की बात हो रही है तो तानसेन जी को याद रखिएगा कि इनका जन्म 1506 के अंदर होता है। बर्थ प्लेस ये मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ से थे, एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ग्वालियर से इनका जन्म माना जाता है। और क्या नाम है, बाकी ठीक है, इतना ही बहुत है। अकबर के टाइम में काफ़ी योग मतलब इन्वॉल्वमेंट इनका नज़र आया, मियाँ तानसेन इनको बुलाते थे अकबर। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है, आपके जो एक्ट आए थे उसमें आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर आपका यहाँ पर पूछा गया है कि ये आपका किस वर्ष इनेक्ट किया गया था, बनाया गया था। अब देखो, कई सारी चीज़ें थी। ब्रिटिश इंडिया कई सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लेकर आना चाहती थी कि भारत के अंदर जो बढ़ती हुई स्वतंत्रता वाली भावनाएं हैं उनको रोका जा सके, लोग अपनी भाषाओं में अलग अलग जगह पर अपने लीडर्स की बातें ना सुन पाए। तो 1878 का ये आपका टाइम पीरियड है जब आपका ये सामने आता है। इस टाइम पर आपका मिस्टर लिटन, लॉर्ड लिटन इस टाइम पे आपका एक्टिवेटेड था, जिसने ये एक्ट को उस टाइम पर सबमिट किया था, वायसरॉय था। तो ये याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनेक्ट कब करा गया था, ये सब चीज़ें। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्टर नहीं है? कंडक्टर कौन होता है? जो कि आपका विद्युत धारा का सुचालक नहीं होता है। अब आपको पता है कॉपर से आपकी विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है, सिल्वर से हो जाती है, निकल से हो जाती है, हैंड रबर से नहीं होती है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, कहने को तो ये आपका फिजिक्स से पूछ लिया है, बट आपकी लाइफ साइंस से ही तो बेसिक से सवाल पूछा है ना ये। तो ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बाकी आप लोग इसमें कॉमन सेंस लगाकर ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है? पॉलिटी का सवाल है, आपका कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रोवाइड करता है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहला आपसे बात करी जाती है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की यहाँ पर बात करी जाती है। दूसरे में कि भैया आप असेंबल हो सकते हैं, कहीं पर भी आपको धरना वरना पीसफुली देना हो आप दे सकते हैं। तीसरी की आप अपनी एसोसिएशन या फिर यूनियन बना सकते हैं। और कौन सा होता है, आप वो जो टेरिटरी में घूम सकते हैं विदाउट फ्रीली, मतलब घूम सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। और क्या होता है कि हमारे इंडिया के पूरे टेरिटोरियल पार्ट में कहीं पर भी आप सेटल हो सकता है। एक और था यार, अ, मतलब जो ट्रेड और बिजनेस वाला था कि आप कहीं पर भी जाकर ट्रेड बिजनेस व्यापार ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये आपका आसान है। आर्टिकल नंबर 13 क्या बात करता है, यहाँ पर बात होती है ऑल जो लॉज हैं, यानी कि जितने भी नियम हैं हमारी टेरिटरी एंड इंडिया के अंदर, वो आपके कमेंसमेंट होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये बातें होती हैं। आर्टिकल 44 क्या कहता है यहाँ पर,
स्टेट को बोला जाता है कि भाई आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर इसको आप सेटअप करने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ कुछ है। आगे बढ़ता है। अगला देखो आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तियार और कावेरी डेल्टा पर कब्जा करने वाले उरियूर के चोलों के प्राचीन मुख्य परिवार से संबंधित है? भैया आपका एंशियंट हिस्ट्री से आ गया, थोड़ा डीप सवाल है। कावेरी डेल्टा वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। इन चार में से कौन है जो कि बिलोंग करता है एंशियंट चिफ्टी फैमिली, जो कि आपके चोलाज उरियार से आते थे, उनसे है। और मुतियार आपके मिडल के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं 9वीं शताब्दी के अंदर। तो इसमें देखो को आपको नाम नजर आएगा, 19 सेंचुरी का नाम यूज हुआ ना, विजयालय। इनका ही नाम बहुत ज्यादा इस टाइम पर आपका यूज होता है। तो जो मेडिवल चोला किंगडम है वो आपकी विजयालय चोला के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, और एक सॉलिड फाउंडेशन इसने देने की कोशिश करी थी, जिसके बाद आगे चल के और भी मल्टीपल जगहों पर आपको चोला के डिसेंट्स नजर आते हैं। तो ये याद रखिएगा, विजयालय। अगला है, सरोजनी नायडू कौन सी जगह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? कानपुर के अंदर चुनी गई थी भाई। ठीक है। सरोजनी नायडू को पहली महिला, भारतीय महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी, किसकी? आईएनसी की। कहाँ पर बनी? कानपुर के अंदर बनी। सरोजनी नायडू का जो नाम यहाँ पर यूज हो रहा है तो सभी को पता होगा, इनको नाइटेंगल नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे पोएम्स को लिखने को लेकर भी इनको जाना जाता है। अब आईएनसी को लेकर सभी को पता ही होगा, 1885 के अंदर फॉर्मेशन होता है। उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पता होंगी ही। अगला है, सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? लॉज एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? एग्जीक्यूटिव। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आपकी कार्यकारिणी का ही तो रूप होता है। जितने भी लॉ कानून बनेंगे वो इनके द्वारा आपके इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नमेंट ब्रांच है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपके लॉज पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस ब्रांच का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। तीन ब्रांचेस होती हैं सरकार की, पता होगा सभी को। एक में आपका एग्जीक्यूटिव नजर आएगा, एक में आपका लेजिस्लेचर नजर आएगा, और एक में आपकी जुडिशरी नजर आएगी। तीन पिलर्स जिनको हम कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक कौन होते हैं? द्वितीय उत्पादक, सेकेंडरी मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकेंडरी चेन के अंदर जैसे हम बात करते हैं ना, इसके ऊपर ये निर्भर करेगा, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। सेकेंडरी के ऊपर आपके कौन नजर आएंगे? आपकी हर्बीवोरस, शाकाहारी। ठीक है, यानी कि जो घास थी, घास को किसने खाया? आपके मतलब शाक मतलब उसने, जानवरों ने। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कि सेकेंडरी वाले हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं फूड चेन के अंदर। कौन कौन सी नजर आती हैं आपको? आपके उत्पादक नजर आते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कौन होते हैं ये जो कि प्रोड्यूस करते हैं फूड को, है ना? उसके बाद फिर आपके कंज्यूमर्स आते हैं जो कि क्या करते हैं? खाते हैं। उसके बाद फिर आपके ओमनीवोर्स आ जाते हैं, फिर आपके कार्निवोर्स आ जाते हैं, फिर आपके डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार से चेन चलती हुई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में राबी मौसम से संबंधित है? तो सबसे पहली चीज हमें राबी सीजन के बारे में पता होना चाहिए। भाई राबी क्रॉप्स आपकी वो फसलें होती हैं जो कि एक्चुअली में आपकी विंटर के अंदर तो आपकी सोन करी जाती हैं, बोई जाती हैं, एंड देन उनको स्प्रिंग सीजन के अंदर आपका हार्वेस्ट करा जाता है, यानी कि काटा जाता है। विंटर से आप मतलब लगा लीजिए कि नवंबर के टाइम में, मिड नवंबर में आपकी बोई जाती हैं। और सोन मतलब आपकी, जब हम इनको हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वो आपकी अप्रैल मई टाइम में इनकी कटाई आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी है। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो राबी क्रॉप में आपकी व्हीट आ जाता है, आपका बार्ले आ जाता है, आपका मस्टर्ड आ जाता है, आपके पीज आ जाता है। तो बार्ले जो यहाँ पर दिया गया है ना, जिसका अर्थ क्या है? जौ है। ये आपकी नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो मेनली देखो, तीन क्रॉपिंग सीजन्स हमारे देश के अंदर होते हैं। एक आपका राबी हो जाता है, एक आपका खारीफ सीजन हो जाता है, और एक आपका जैद सीजन हो जाता है। खारीफ को आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये आपका जून से इसके अंदर बुवाई शुरू होती है, और ये आपका अक्टूबर के अंदर इसके अंदर हार्वेस्टिंग होती है। जैद आप ऐसे बोल दीजिएगा कि ये आपका मार्च के अंदर इसमें आपका सोन होगा, यानी कि चीजों की बुवाई होगी, और हार्वेस्टिंग यहाँ पर आपको जून में नजर आएगी। यहाँ पर आपको सीजनल फ्रूट्स नजर आते हैं जैद के अंदर। खरीफ के अंदर आपको क्या नजर आते हैं? जैसे कि आपका राइस यानी कि चावल हो गया, टी हो गया, वो सब आपको खरीफ के अंदर नजर आता है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए
कौन से उत्सव में आपको जीवन के सभी क्षेत्रों के हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? करंट अफेयर का सवाल है यार। डे ऑफ योगा इंटरनेशनली मना रहे थे, 25 काउंटडाउन को हमने यहाँ पर मनाने के लिए जो उत्सव ऑर्गेनाइज किया था वो था आपका योगा उत्सव, योग उत्सव। तो याद रखिएगा, थीम भी उस टाइम पर आपको याद रखना है, पिछले साल का भी इस बार का तो आपका मनाया मनाया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। ऑर्गेनाइज किसको कराया गया था? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद के अंदर, आपको याद होगा योग उत्सव आपका शुरू हुआ था, चर्चाओं में था। आगे आइएगा। मैंगो शावर कॉमन है कहाँ पर? अब देखो, मैंगो शावर से ऐसा नहीं है कि मैंगो बरस रहे हैं ऊपर, ये आपके प्री मॉनसून जो बौछारें होती हैं उनको कहते हैं हम, आपके मैंगो शावर्स। तो ये आपके कर्नाटक रीजन के अंदर और आपके केरला रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कई प्रकार के शावर होते हैं, एक आपका ब्लूसम शावर होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्लूसम शावर। ये क्या होता है? इनको चेरी ब्लूसम या फिर एस्प्रेसो शावर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो विंड एरियाज होते हैं वहां पर ये आपको नजर आता है। टी शावर को आप ऐसे बोल दीजिएगा कि ये भी आपका प्री मानसून रेन होगा, जो कि टी प्लांटेशन, चाय की खेती को लेकर काफी हेल्पफुल रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भाई, हरित क्रांति के पहले चरण में जो हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का उपयोग राज्यों के किस समूह के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? मतलब 3 मुख्य राज्य कौन से थे जहां पर हाई यील्डिंग जो सीड्स थे वो रेस्ट्रिक्ट करे गए थे? तो इसमें आपका आ जाएगा पंजाब, आपका तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सीड्स थे, ये प्रोड्यूस करते थे लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स को। तो हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड थे टू मोर एफ्लुएंट, मतलब काफ़ी जो आपको संपन्न नज़र आते हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए आपके क्या थे, रेस्ट्रिक्टेड थे, उसको लेकर इन्होंने पूछा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हमने 1960s के अंदर देखी थी ना, तो उसके अंदर ये आपका पार्ट था जब हमारे देश के अंदर कृषि को काफ़ी मॉडर्न सिस्टम के थ्रू आपका अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करा जा रहा था। ठीक है, अगला सवाल है, सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? सुनंदा नायर नाम लिया है, फेमस है, इन 4 विकल्प में से किससे? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इस वाली शिफ्ट के अंदर ही 3 सवाल बन गए हैं, आप समझ रहे हो? तो ये बड़ी चीज होती है, और बाकी मैं देखो डिस्कशन करता रहता हूँ, अलग अलग पर्सनालिटीज के नाम बताता रहता हूँ, याद रखना है आपको। यह है शिफ्ट का आखिरी सवाल। आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं भी हम पठार। कि आसपास का क्या है, आसपास में तो आपको फ्लैट, हम एक फ्लैट टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आसपास को आपको एक स्टैंडिंग सराउंडिंग देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम पठार का नाम दे देते हैं, प्लेटो का नाम दे देते हैं। सभी लोग सुनते होंगे। हिल्स की बात करते हैं तो वो आपका हायर होता है आपके सराउंडिंग एरिया से। तो ये था, तो यार ये था आपका एक और शिफ्ट का डिस्कशन। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो मैंने पेस्ट किए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।